हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपको लगभग सभी लाइफ साइंस एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोमा क्लोनल वेरिएशन एंड हैप्लॉइड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक्नोलॉजी और CSIR नेट की जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी डील कर लेंगे और उससे रिलेटेड ही हमारा जो भी डिस्कशन होगा वो होगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो सबसे पहले तो जो क्योंकि ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन वगैरह है या हैप्लॉइड प्रोडक्शन है, ये एक्चुअली प्लांट टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है। प्लांट टिश्यू कल्चर के जरिए ही हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कर सकते हैं और प्लांट टिश्यू कल्चर करने के बाद ही हम हैप्लॉइड प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो उससे सबसे पहले हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है या प्लांट टिश्यू कल्चर के बेसिक्स या फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर हम देखें, प्लांट टिश्यू कल्चर involves the in vitro growth of plant cells, tissues or organs under sterile conditions in defined nutrient media। तो यहाँ पे दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। इन विट्रो का मतलब हो गया इनसाइड द ग्लास, यानी कि आप लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर करवाते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स या प्लांट टिश्यूज या ऑर्गन्स आप करवाते हैं इन स्टेराइल कंडीशंस। मतलब क्या होगा, यहाँ पे किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होगा, प्योरली स्टेराइल कंडीशन होंगी, कंटामिनेशन फ्री कंडीशन होगी इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया। डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया का मतलब क्या हो गया, अब ऑब्वियसली प्लांट सेल्स को या प्लांट टिश्यूज को आप ग्रो करवाओगे तो आपको मीडिया की जरूरत पड़ेगी और ये मीडिया डिफाइंड होगा, यानी कि आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन होगी कि क्या मीडिया आप यूज कर रहे हो और उस मीडिया का क्या कंपोजिशन है। तो इस चीज को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। तो कुल मिलाकर के एक बार देखें तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट टिश्यूज या ऑर्गन्स स्टेराइल कंडीशंस में ग्रो करवाते हैं आप और लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करवाते हैं और डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होती है और हैप्लॉइड प्रोडक्शन क्या होता है। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है जिसको हम कह रहे हैं वेरिएशन और उसके आगे लगा हुआ है सोमा क्लोनल। तो सोमा से मतलब हो गया सोमैटिक सेल्स। सोमा से आप क्या समझ सकते हो, सोमैटिक सेल्स। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम टिश्यू कल्चर ऑफ सोमैटिक सेल्स। तो जब भी आप टिश्यू कल्चर करते हो तो ऑब्वियसली टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है, आप प्लांट्स एक आपने एक्स प्लांट ले रखा होता है और उस एक्स प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट्स को बनाते हुए चले जाते हो। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो अलग अलग प्लांट्स बने हुए हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन नजर आता है। इसी वेरिएशन को हम लोग सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। फिर से समझते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो अलग अलग वेरिएशन नजर आएगा प्लांट्स में, ऑल्दो वो सेम एक्स प्लांट से डिराइव्ड है, फिर भी वहां पे वेरिएबिलिटी दिखाई देगी अराइजिंग फ्रॉम टिश्यू कल्चर ऑफ सोमैटिक सेल्स। तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, जब आप सोमैटिक सेल्स से कल्चर करते हो तो वहां पे वेरिएशन नजर आता है अलग अलग प्लांट्स के अंदर। इसी वेरिएशन को आप सोमा क्लोनल वेरिएशन कह देते हो। तो ये सोमा क्लोनल वेरिएशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हैप्लॉइड प्रोडक्शन के बारे में। हैप्लॉइड प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम गैमेटिक सेल्स इन द कल्चर। तो ऊपर देखिए, यहाँ पे हम लोग सोमैटिक सेल्स के कल्चर के बारे में बात कर रहे थे जब हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कह रहे थे, लेकिन जब आप हैप्लॉइड सेल्स का कल्चर करते हो यानी कि गैमेटिक सेल्स का कल्चर जब आप करते हो तो आप हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोड्यूस करवा देते हो। तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो n होंगे, 2n होने के बजाय ये n होंगे। कैसे n प्रोड्यूस करेंगे आप, बाय डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स कैसे होंगे, बाय गैमेटिक सेल्स कल्चर। तो गैमेटिक सेल्स का मतलब जैसे एंथर वगैरह हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, उसकी कल्चरिंग जब आप करते हो तो तब आपको जो हैप्लॉइड प्लांट्स हमें नजर आ जाते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स हमें मिलते हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, जितने भी ये वीडियोस में बना रहा हूँ उन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स के लिए एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस को जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होती है। हालांकि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। तो जेनेटिक वेरिएशंस ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स, यहाँ पे अगेन जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है जिसमें प्लांट्स के अंदर रीजेनरेटेड फ्रॉम सोमैटिक। सोमैटिक मतलब मैं बता चुका हूँ, ऐसे सेल्स जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। गैमेटिक होने के अलावा जितने भी सोमैटिक सेल्स के मतलब हो गए नॉन गैमेटिक सेल्स।
तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज अंडर टिश्यू कल्चर कंडीशंस, फिर से समझ लेते हैं। जब आप टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं और सोमैटिक सेल्स का टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है अलग अलग प्लांट्स में, जो भी आपने एक एक्सप्लांट से निकाला है। अब सपोज एक लीफ को यूज किया, एक लीफ से हमने मल्टीपल प्लांट्स बना दिए। अब ये सोमैटिक सेल से बने हुए हैं, ऑब्वियसली लीफ जो है वो सोमैटिक है, तो सोमैटिक सेल से ये बने हुए हैं, तो हर प्लांट में आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन नजर आएगा। इन्हीं वेरिएशंस को हम लोग सोमा क्लोनल वेरिएशन कह देते हैं। इस टर्म को कॉइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था लार्किन एंड स्कोक्रॉफ्ट। 1981 में ये टर्म जो है वो कॉइन हुआ था। अब इसके पीछे की वजह क्या क्या है, रीजंस क्या क्या है, सोमा क्लोनल वेरिएशन क्यों दिखाई देते हैं? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको मैं मार्क कर देता हूं, रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहला रीजन अगर हम देखें तो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। तो कई बार क्या होता है, जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं, तो कई बार क्या हो जाता है, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हो जाता है। यानी कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, और अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिले तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के अंदर भी बदलाव हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हो गया ट्रांसपोजोन एक्टिवेशन। आपको जानकारी होगी, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने ट्रांसपोजोन्स के बारे में बताया था और मेज प्लांट के अंदर बताया था। ये मूविंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, अपने स्पॉट को चेंज करते चले जाते हैं। तो ट्रांसपोजोन कई बार एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसकी वजह से म्यूटेशंस देखने को मिल जाती हैं। और ऑब्वियसली अगर आप जानते होंगे, म्यूटेशंस पढ़ी भी होगी आपने, और म्यूटेशंस जब भी होते हैं तो हमेशा वो कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशन लेकर के आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन या डिलीशन। तो कई बार क्या हो जाता है, जीन का कॉपी नंबर यानी कि जीन का नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है। तो जीन के कॉपी नंबर बढ़ने या घटने के कारण, या एम्प्लीफिकेशन या डिलीशन आप इसको टेक्निकल टर्म्स में कह सकते हैं, उसकी वजह से भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट, एपिजेनेटिक चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एपिजेनेटिक का मतलब ये हो गया कि हम डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते और सिर्फ डीएनए के सीक्वेंस में बिना परिवर्तन किए हम मिथाइलेशन वगैरह करके क्या कर सकते हैं, जीन को टर्न ऑफ कर सकते हैं या डिमिथाइलेट करके उसको टर्न ऑन कर सकते हैं। तो आप जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली चेंजिंग जो जीन एक्चुअल था उसके सीक्वेंस को बिना चेंज किए हुए आप जीन के एक्सप्रेशन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक चेंजेस। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए एपिजेनेटिक चेंजेस में। देखिए, हेरिटेबल मॉडिफिकेशंस विदाउट डीएनए सीक्वेंस चेंजेस, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के चेंजेस जो देखने को मिले, जैसे डिलीशन हुआ, ड्यूप्लीकेशन हुआ, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन। ये जब हम म्यूटेशन पढ़ेंगे तो और डेप्थ में इसके बारे में कभी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से हमें सोमा क्लोनल वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। आखिर सोमा क्लोनल वेरिएशन के एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये जो वेरिएशंस हुए इनको हम किस तरीके से अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो डिजीज रेजिस्टेंस। अब होता क्या है कि जब भी वेरिएशन हुए तो ऑब्वियसली वेरिएशन हो सकता है, ऐसे वेरिएशन हुए हों जो पॉजिटिव हो और ऐसे भी वेरिएशन हो सकते हैं जो नेगेटिव हो। पॉजिटिव मतलब नई कुछ ऐसी क्वालिटीज या ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई जो प्लांट्स आपने बनाए उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई जैसे कि वो डिजीज रेजिस्टेंस बन गए, डिजीज रेजिस्टेंट बन गए, सॉरी। तो अगर वो डिजीज रेजिस्टेंट बन गए हैं तो क्रिएशन ऑफ रेजिस्टेंट लाइंस इन पोटैटो एंड शुगर केन क्रॉप्स थ्रू सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट क्लोन्स। तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्लांट्स आपने बनाए हैं, एक लीफ से या एक सोमैटिक टिश्यू से आपने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। अब मान लीजिए 100 प्लांट्स बनाए और उसमें से एक या दो प्लांट ऐसे बने जिनके पास ये रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ गई। आपने उनको चूज कर लिया फ्रॉम द पूल ऑफ ऑल द प्लांट्स, आपने इसको चूज कर लिया और फिर ऑब्वियसली क्या हो गया, रेजिस्टेंट लाइन्स हमारी बन गई। अब जब भी हम ये पोटैटो या ये शुगर केन ग्रो करेंगे तो उसके ऊपर डिजीज का प्रभाव ना के बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस। अब आप जानते हैं कि प्लांट्स को अलग अलग तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि ऑस्मोटिक स्ट्रेस हो सकता है, या अगर हम बोले तो सैलिनिटी, या हम बोले टेम्परेचर से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं प्लांट में, एबायोटिक भी होते हैं, बायोटिक भी होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स टॉलरेंट टू सॉल्ट, ड्रॉट एंड अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। तो जिस तरीके से हमने डिजीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को देखा उसी तरीके से
जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होने के कारण कुछ प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये स्ट्रेस टॉलरेंस की प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसे प्लांट हमें मिले जो कि टॉलरेंट हो सॉल्ट से को, ड्रॉट को या इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सके। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आपको पता होगा, देखिए प्लांट्स जब भी स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, चाहे वो एबायोटिक हो या बायोटिक हो, तो अक्सर प्लांट्स जो हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। एक्चुअली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो प्लांट्स को इस्तेमाल करती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन बनाने के लिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। तो जो ज़्यादा सेकेंडरी, ऑब्वियसली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत कॉस्टली होते हैं और वो मार्केट में सेल किए जाते हैं। तो हमें ऐसे अगर हम प्लांट्स बना सकें जो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कर सकें, तो हम हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, एनहांसमेंट ऑफ वैल्यूएबल कंपाउंड्स प्रोडक्शन इन मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स। तो मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल सकती है जब सोमाक्लोनल वेरिएशन होंगे तो, और उसको हम लोग चूज कर लेंगे। नेक्स्ट, रैपिड इंप्रूवमेंट फास्टर देन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स फॉर क्रॉप एनहांसमेंट। जाहिर सी बात है, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं जिनमें आप ब्रीडिंग करवाते हैं दो अच्छी वैरायटीज़ के प्लांट्स से और फिर आप एक अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस करवाते हैं, वो भी एक तरीका है, बट वो कन्वेंशनल तरीका है, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे सोमाक्लोनल वेरिएशंस के जरिए हम बहुत जल्दी ही ऐसे प्लांट्स को पा सकते हैं जो कि इम्प्रूव्ड हो, वैरायटी के रेस्पेक्ट में इम्प्रूव्ड हो, चाहे वो डिजीज़ के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो स्ट्रेस टॉलरेट करने के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करने के रेस्पेक्ट में हो। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एप्लीकेशंस ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं हैप्लॉइड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। सोमाक्लोनल वेरिएशन खत्म हुआ, हैप्लॉइड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे अगर हम देखें तो हैप्लॉइड प्लांट्स कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हमको पता है कि हैप्लॉइड प्लांट्स में क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि n होता है। जैसे कि हमारे अंदर 2n होता है, डिप्लॉइड है हम लोग। वहीं अगर हम हैप्लॉइड का प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर n होगा, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 2n का आधा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गैमेटिक सेल्स। अब ऑब्वियसली अगर आप हैप्लॉइड का प्रोडक्शन करवाना चाहते हो तो वो ऐसे ही सेल्स से प्रोड्यूस हो सकते हैं जो खुद हैप्लॉइड होंगे, इजंट इट। डिप्लॉइड से आप हैप्लॉइड तो प्रोड्यूस कर सकते हो, बट वो मियोसिस के केस में प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे हम मियोसिस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं हैप्लॉइड सेल से ही हम एक हैप्लॉइड प्लांट बना लेते हैं। अब हैप्लॉइड सेल्स कौन कौन से होंगे, जैसा कि हमने बताया आपको, एंथर्स हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स हो सकते हैं, ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो कंट्रोल्ड कल्चर कंडीशंस के अंदर आप इस तरीके का काम कर सकते हैं, जहां पे आप हैप्लॉइड सेल्स, ये सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड सेल्स की मदद से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस चीज़ को आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं, अगेन हम हैप्लॉइड कल्चर या हैप्लॉइड प्रोडक्शन करवा सकते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं फ्रॉम द हैप्लॉइड गेमेटिक सेल्स, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर इसका फायदे के बारे में बात करें तो ये इसका जो पर्पस है, क्या क्या फायदा हो सकता है यहाँ पे, पर्पस जेनेटिक स्टडीज। तो एनालिसिस ऑफ जीन फंक्शन एंड इनहेरिटेंस पैटर्न। जब भी आप एक सिंगल जीन को स्टडी कर रहे हैं या एक सिंगल क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली आसान होगा, वहां पे आप जीन के फंक्शन को और इनहेरिटेंस पैटर्न को आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज विद डिजायर्ड ट्रेट्स। तो यहाँ पर भी प्लांट ब्रीडिंग के केस में या प्लांट ब्रीडिंग के एरिया में भी हमें सफलता मिलती है जब हम सिंगल क्रोमोसोम के ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर कर रहे होते हैं या एक ही कॉपी को कंसिडर कर रहे होते हैं, और फिर आपके होमोजाइगस लाइंस बनाने में भी आपको मदद मिलती है। अब होमोजाइगस लाइंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि हैप्लॉइड जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स हैं या किस टेक्निक से हैप्लॉइड का प्रोडक्शन होता है। तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन टेक्निक्स में देखें तो यहाँ पे एंड्रोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोजेनेसिस क्या होती है। एंड्रोजेनेसिस मतलब मेल गैमेटोफाइट कल्चर। जब हम मेल गैमेटो, एंड्रो का मतलब ही हो गया मेल, तो मेल गैमेटोफाइट कल्चर यानी कि मेल का जो गैमेटोफाइट है उसको कल्चर करके हम हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंथर कल्चर एंड आइसोलेटेड माइक्रोस्पोर कल्चर टेक्निक्स। या तो आप एंथर को कल्चर करिए या माइक्रोस्पोर जो उससे मिल रहा है पॉलन वगैरह उसको कल्चर करिए, उसकी मदद से आप हैप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये हो गया एंड्रोजेनेसिस।
ठीक है, अब बात करते हैं गाइनोजेनेसिस की। गाइनो मतलब क्या हो गया, फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल गैमेटोफाइट को कल्चर करते हैं। जैसे अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, अनफर्टिलाइज्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब फर्टिलाइज हो जाएगी तो 2n हो जाएगी। अनफर्टिलाइज्ड ओवरी एंड ओव्यूल का कल्चर करते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे एंथर का कल्चर कर रहे हैं या माइक्रोस्पोर का कल्चर कर रहे हैं, पॉलिन्स का, वैसे ही यहाँ पे ओवरी या ओव्यूल का कल्चर करते हैं। और यहाँ पे क्रोमोसोम एलिमिनेशन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम एलिमिनेशन? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आप करवाते हैं। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज के बीच में आप हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, दो स्पीशीज के प्लांट्स को आपस में ब्रीड करवाए। सेलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ वन पेरेंट्स क्रोमोसोम, उसके बाद जब वो डिप्लॉइड बना तो एक क्रोमोसोम यानी कि एक पेरेंट के क्रोमोसोम को एलिमिनेट करा दिया, तो बचा क्या, एक ही पेरेंट का क्रोमोसोम बचा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनिशियली 2n हुआ था, उसके बाद आपने एक पेरेंट के क्रोमोसोम को रिमूव करवा दिया, ये बन गया हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपको ये टेक्निक्स के बारे में आइडिया लग गया कि एंड्रोजेनेसिस हो गया, गाइनोजेनेसिस हो गया और क्रोमोसोम एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डबल्ड हैप्लॉइड्स इन प्लांट ब्रीडिंग। तो अब देखते हैं कि ये जो हैप्लॉइड प्रोडक्शन है उससे फायदा क्या होता है, जिसको हम डबल्ड हैप्लॉइड्स बोल रहे हैं, ये क्या है? डबल्ड हैप्लॉइड्स इन प्लांट ब्रीडिंग। डबल्ड हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? जैसे हैप्लॉइड प्लांट तो समझ में आया, एन हैप्लॉइड प्लांट क्या हो गया, जो आपने हैप्लॉइड कल्चर से बनाया वो एन क्रोमोसोम नंबर वाला प्लांट जो हो गया उसको हैप्लॉइड प्लांट बोल रहे हैं। तो क्या हुआ इसमें, सिंगल क्रोमोसोम सेट फ्रॉम गैमेटिक कल्चर। कैसे बना होगा, सिंगल क्रोमोसोम सेट आया है, गैमेटिक कल्चर किया था, सिंगल क्रोमोसोम हमें मिल गया, सिंगल क्रोमोसोम सेट से हमने वो प्लांट बना लिया। नेक्स्ट, हैप्लॉइड कल्चर बनाने या हैप्लॉइड प्लांट बनाने के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट किया। कॉल्चिसिन क्या होता है, एक तरीके का ड्रग है और केमिकल एजेंट प्रिवेंट्स स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या हो गया, सेल डिवीजन है एक तरीके की। माइटोसिस के दौरान स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम डबल तो हो चुके हैं, बट क्योंकि एस फेज तो हो चुका, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो चुका है, बट डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्रोमोसोम डुप्लीकेशन यहाँ पे हो चुका। ठीक है, बट क्या हुआ है, अभी सेल का डिवीजन नहीं हो पाया, क्योंकि क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। ये किसने किया, कॉल्चिसिन ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट से हुआ। नेक्स्ट, क्रोमोसोम डबलिंग। अब ऑब्वियसली क्या हो गया, 2n बन गया यहाँ पे, क्योंकि आपने कॉल्चिसिन का यूज किया था, तो यहाँ पे ये 2n बन करके तैयार हो गया, क्रोमोसोम डबलिंग हो गई। तो रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। नेक्स्ट, होमोजाइगस डिप्लॉइड बन गया। फिर फाइनली क्या हो गया, अब ये क्रोमोसोम डबलिंग से क्या हुआ, होमोजाइगस डिप्लॉइड। याद रखिएगा, होमोजाइगस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक सेट का बस डायरेक्ट एकदम डबल हो गया। ये दूसरे सेट बिल्कुल अलग नहीं है। जो दूसरा सेट आया है, एक तो पहले n था, उससे जो दूसरा सेट बना 2n जो बना है वो एग्जैक्टली सेम है पहले वाले n के। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं होमोजाइगस डिप्लॉइड। जैसा पहला सेट था एग्जैक्टली वैसा ही दूसरा सेट बन गया, इसी को बोल रहे हैं होमोजाइगस डिप्लॉइड। तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट इन सिंगल जेनरेशन, जेनेटिकली यूनिफॉर्म है, यानी कि अगर हम जो हाइट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो कैपिटल टी है ये। अगर यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल टी रहा होगा तो इसी का डुप्लीकेशन किया गया, एक और कैपिटल टी आ गया। कहने का ये मतलब है कि कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है, जेनेटिकली यूनिफॉर्म है। ठीक, अब बात करते हैं अगली स्लाइड के बारे में। तो कंपैरेटिव एनालिसिस, हालांकि ये दोनों टेक्निक्स काफी अलग अलग हैं, बट पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको जल्दी से देख लीजिए। फीचर, यहाँ पे सोमाक्लोनल वेरिएशन है, ये हैप्लॉइड प्रोडक्शन है। बेसिस के बारे में बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन इन सोमैटिक सेल्स, यहाँ पे गेमेटिक सेल्स है। प्लॉइडी यहाँ पे मोस्टली डाइप्लॉइड है, बट कभी कभी चेंज हो सकती है, यहाँ पे हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड प्रोडक्शन में। स्टेबिलिटी, ये वेरिएबल है, समटाइम्स कभी कभी अनस्टेबल होती है, और ये स्टेबल है डबलिंग के बाद। याद रखिएगा, जब आप हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, लेकिन इसको डबलिंग इसीलिए की जाती है ताकि वो स्टेबल हो जाए। फिर प्राइमरी यूज के बारे में बात करें तो वेरिएबिलिटी और स्ट्रेस टॉलरेंस इसका प्राइमरी यूज है, मैं समझा चुका हूं। और यहाँ पे होमोजाइगस प्योर लाइंस बनाना। टाइम फ्रेम, फास्टर देन कन्वेंशनल ब्रीडिंग और सिंगल जनरेशन होमोजाइगोसिटी यहाँ पे है, फास्टर मेथड है ये। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले गेट बीटी का 2016 का क्वेश्चन है, सोमाक्लोनल वेरिएशंस। अगर देखें तो यस, सोमाक्लोनल वेरिएशन इज मेनली एक्सप्लॉइटेड फॉर एनहांसिंग फोटोसिंथेसिस, डिजीज रेजिस्टेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्लावरिंग इंडक्शन। तो हमें पता है यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है सोमाक्लोनल वेरिएशन का, पीछे हम बात भी कर चुके हैं। 2015 CSIR नेट का, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर हैप्लॉइड प्रोडक्शन। आप
वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो विच टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर हैप्लॉइड प्रोडक्शन? एंथर कल्चर जो है वो हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीट एक्सेल 2020, डबल्ड हैप्लॉइड्स आर इंपॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग बिकॉज दे इंक्रीज heterozygosity, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, रिड्यूस म्यूटेशन, डिले फ्लावरिंग टाइम। तो इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी बात की थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सोमा क्लोनल वेरिएशन इज यूजुअली कॉज्ड बाय। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन किसकी वजह से होता है? स्टेबल जेनेटिक चेंजेस इन गैमीट्स, जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, म्यूटेशन ड्यूरिंग मियोसिस, कंट्रोल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस के बारे में हम लोगों ने बात भी की थी अभी इसके बारे में। जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से सोमा क्लोनल वेरिएशन होता है। लास्ट, CSIR टाइप इन एंथर कल्चर, रीजनरेटेड प्लांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम टेपिटम सेल्स, माइक्रोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स या एम्ब्रियो सैक। तो आंसर है माइक्रोस्पोर के जरिए एंथर कल्चर में ये प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं और देख लेते हैं की टेक अवेज। तो मैंने आपको सोमा क्लोनल वेरिएशन के बारे में बता दिया है। ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी फ्रॉम सोमैटिक टिश्यू कल्चर की फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। हैप्लॉइड कल्चर में प्लांट जो है फ्रॉम गैमेटिक सेल्स बनते हैं, चाहे एंथर, ओव्यूल, माइक्रोस्पोर कल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में दोनों टेक्निक जो है वो फंडामेंटल टूल है मॉडर्न प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और क्रॉप एनहांसमेंट के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो गेट CSIR नेट के एग्जामिनेशन में रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।